हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आई एम से डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और फोर्थ आपका होगा आरबीएल बैंक। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो पहले डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। आज आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक फ्लैट के तौर पे ही बंद होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, 0.5% का गेन है, लेकिन ये उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है जैसा हम सब यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, इसका जो यहाँ पे अभी आपको टेक्निकल कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सपर्ट जो है यहाँ पे आपको बुलिश सी नज़र आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बुलिश सी नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह क्या है? कंपनी का क्वालिटी। ठीक है, जो कि इस स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ खराबी है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन बाकी सारा कुछ इसका सही देखने को मिलता है। और इस बार अगर चेक भी करोगे आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि Q2 के हिसाब से आपका ईयर ऑन ईयर पे जो रेवेन्यू में 15% का ग्रोथ, प्लस आपका यहाँ पे प्रॉफिट में जो है 38% का ग्रोथ, प्लस आपका यहाँ पे EPS में भी यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे 39% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मार्जिन पे भी गेन ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या जो बड़ी बात है वो है इसका यहाँ पे Q3 का रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट हो चुका है और वो है आपका 30 जनवरी का। ठीक है, 30 जनवरी के दिन यहाँ पे आपका जो है बजाज फिनसर्व का Q3 का रिजल्ट आपको आएगा, लेकिन उससे पहले आपका आएगा बजाज फाइनेंस का। और ये आप जानते हो कि हमेशा यहाँ पे पहले बजाज फाइनेंस का ही आता है, उसके बाद ही यहाँ पे फिनसर्व का देखने को मिलता है। नहीं तो कभी कभी यहाँ पे एक दिन बीच करके, नहीं तो दोनों एक ही साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या यहाँ पे तेज़ी आएगी? क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए यहाँ पे? इस के कारण कि यहाँ पे आपको 30 तारीख को जो है Q3 का रिजल्ट आपको आने वाला है। तो मैं सारा चीज़ डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले हम सब चेक कर लेते हैं कि टोटल आज का जो है डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि मैंने यहाँ पे चार्ट खोला है आपको जो है बजाज फिनसर्व का, और यहाँ पे आप देख लो तो टोटल आपका जो डिलीवरी 40% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो लगभग पिछले दो तीन दिनों से यहाँ पे यदि चेक करोगे तो फिर यहाँ पे बेहतरीन जो डिलीवरी देखने को मिला है 40% का। ऐसे तो यहाँ पे एक बार तो आपको मात्र 18% का ही आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रोकर भी, यहाँ पे जो एक्सपर्ट भी यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं, तो क्या बाई करना चाहिए आपको, नहीं चाहिए? सबसे पहली बात यदि आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस है तो फिर यहाँ पे आप इस स्टॉक को हर गिरावट में यहाँ पे आप बाई करो। लेकिन यदि फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर अभी वेट करना है, क्योंकि अभी इसका बुलिश जो है ना वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ पे आपका 1590 के ऊपर फिर से ऊपर जब आपका सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपका इसी प्रकार यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन इसके ऊपर जो सस्टेन करेगा तो शॉर्ट टर्म वाले लोग यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए है तो फिर आप यहाँ पे कभी भी हर गिरावट में यहाँ पे बाई करो। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो एक हाई प्राइस से बाय किए उनको यहाँ पे डर लगता है। नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने बाय किया वही बड़ी बात है। और मैंने लगभग आपको हर वीडियो में बताया है कि आप बाय जो किए हो ना वो सबसे बड़ा आपका डिसीजन है। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे वेट करते रहते हैं कि यार अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा और घटेगा तो हम सब बाय करेंगे। आज जैसे कि मान लो यहाँ पे 1562 पे क्लोजिंग हुआ तो लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि यार 30 में जाएगा। यहाँ पे लोग सेट कर देते हैं कि यार आपको जो 1530 में आएगा तो हम सब बाय करेंगे, या 20 में आएगा तो हम सब बाय करेंगे, या आपका पूरी आपका जो आपका यहाँ पे जो और थोड़ा कम आएगा तो हम सब बाई करेंगे। तो ऐसा ही लोग करते हैं, लेकिन आपने बाय किया वही बड़ी बात है, क्योंकि बाई भी नहीं कर पाते लोग। और जब आपने यहाँ पे 1800 बाई किया, ठीक है एक हाई प्राइस है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कंपनी आपको यहाँ पे आगे नहीं जाएगी। इसका ऐसा नहीं कि इसका बिजनेस यहाँ पे ख़राब हो चुका है या इसका बिजनेस बंद हो चुका, नहीं। तो ये सब थॉट आप मत रखो कि यहाँ पे ये पैसा डूब जाएगा या हम सब बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी पैसा लगाते हो तो पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। या लॉस में पेशेंस रखो या फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट में पेशेंस रखो। यदि पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर यहाँ पे पैसा बना लोगे, आप कभी भी नहीं बन पाएगा पैसा। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब लॉस जब जाता है तो उस समय तो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट देना स्टार्ट करती है कंपनी तो वो यहाँ पे फटाक से बेच देते हैं, और ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। मैं आपसे कमेंट में पूछता हूँ क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो स्टॉक को बेचा, ठीक है, बहुत कम प्रॉफिट में, और उसके लगभग दो तीन महीने बाद ही उससे आपका एक अच्छा खासा पैसा बन जाता? तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर आप यस लिखना।
वरना ऐसे नो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी जब अच्छी है ना तो होल्ड करना है। प्लस यहाँ पे जब ब्रोकर भी जब बुलिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है आईसीआईसी से 1850 का, प्लस आपका यहाँ पे शेयर खान ने टारगेट दिया 1950 का, तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डरना नहीं है। प्लस जब बात आपको आता है कंपनी का फंडामेंटल का, तो हम सब वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आप देख लो आरओसी और आरओई क्या होता है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे आपका ये जो फंडामेंटल है ना, आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद क्या घट रहा है या बढ़ रहा है या कितने % है बढ़ रहा है, वही चीज़ आपको ये बताता है, ठीक है। और यहाँ पे 11% का ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो 100 रुपया है वो बदलकर आपका 111 रुपया 40 पैसा आपका हो जाता है। अब जब यहाँ बात आपको आता है आरओई करने की, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 12% है, तो ये भी आपको सही दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझो कि आप कैसे पहचानो इसे। मान लो यदि आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, ऐसे तो आज तो यहाँ पे पूरा आपको नॉलेज हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब जो भी आपको डाउट होगा यहाँ पे आरओसी और आरओई में आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझना है तो किसी भी कंपनी का चेक करो कि 15% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आईटी सेक्टर से यहाँ पे आईटी सेक्टर से आप जो कंपेयर करो किसी आप जो और सेक्टर से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप सेम सेक्टर के सेम स्टॉक से यहाँ पे चेक करो, यानी कि यदि मान लो आपका आईटी सेक्टर का है तो यहाँ पे आप विप्रो को चेक करो या टीसीएस या आपका इन्फोसिस, तो ऐसे आपको चेक करना है, ना कि यहाँ पे ये चेक करो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ बजाज फिनसर्व और यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ विप्रो, नहीं, तो ये सही नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो होप इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू यहाँ पे ये बताता है, जैसे मान लो कंपनी डूब जाती है या बर्बाद हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया मिल सकता है, तो 267 ही मिलेगा। प्राइस कुछ भी हो 267 ही मिलेगा। बहुत से लोग बोलेंगे बहुत ही कम है, कम तो है, लेकिन ये जो एक बेसिक फंडामेंटल है, बस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टॉक में चेक करो, जैसे कि टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, उसका भी बुक वैल्यू जो है कम ही देखने को मिलेगा। तो ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, बस मेरा काम था आपको बताना, जो भी फंडामेंटल डाउट है वहाँ पे क्लियर आपको करवा देना। अब यहाँ पे आगे चेक करो कि सेल्स के मामले में तो लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, और साथ साथ यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे ईपीएस में भी, तो यहाँ पे अर्निंग % में भी यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। तो डरने वाली बात नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है, बस आपको पेशेंस रखना है, उसके बाद खुद ही आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह डिस्कस करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। आज यहाँ पे 4.5% का गेन देखने को मिला। ऐसे तो लगभग सारे ही इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे गेन देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर लो आपका एलआईसी में, वहाँ पे ब्रोकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे आपको एचडीएफसी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना है, क्या सेल करना है, तो मैं सारा चीज़ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अंत तक ज़रूर देखो। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आज जो टोटल इसका जो डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 26% ही देखने को मिल रहा है। अब चलो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे आप जान रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मार्केट है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म का मार्केट क्यों है, क्योंकि अभी भी आप चेक करोगे तो बहुत से लोग यहाँ पे इंश्योरेंस को लेने से पीछे थोड़ा हटते हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं। जैसे कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट था वो बहुत ही कम था, लेकिन अब यहाँ पे आपका गेन देखने को मिल रहा है, और ये बड़ी बात है। और आपको भी समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट है। अब यहाँ पे मैं आपको हाल ही फिलहाल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी ने यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आसपास के मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाई किया और लगभग यहाँ पे 1-1.5 साल उनका यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उनका जो वो जो है यहाँ पे 2 बार आपको जो प्रीमियम दे चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब उनके माँ का जब आपको तबीयत खराब होगा तो उसके बाद जो इनको यहाँ पे कैशलेस बेनिफिट देखने को मिला। देखो होता है क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे इसलिए समझते हो कि यार इंश्योरेंस यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि इससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब जैसे कि मान लो भगवान ना करे आपके साथ ये कुछ नहीं होता है,
ठीक, भगवान ना करे कि कुछ हो जाता है, मान लो ऐसा तो ना हो, वही अच्छा है, लेकिन यदि कुछ हो जाता है तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन जब नहीं कुछ होगा तो फिर आपको यहाँ पे यही लगेगा कि नहीं ये तो पैसा बर्बादी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे समझते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके केयर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ मेरा कोई भी आपका प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। अब कंपनी के बारे में यहाँ पे जान लो कि करना क्या चाहिए। कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है, आपको होल्ड करना है। जिस प्राइस में आपने बाई किया हुआ है, हाई में भी कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपका हो चुका था, 530 में भी आ चुका था शेयर, 540 में आ चुका। मैंने उस समय कहा था कि यहाँ पे बाई करो, और आज बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सारा गेम जो यहाँ पे पेशेंस का है और कंपनी पहचानने का, और ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखा सकती है। बस यहाँ पे नंबर यहाँ पे जो देखेंगे हम सब, लगातार नंबर चेक करें कि नंबर किस तरह से गेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो बस बाई करो भूल जाओ, बिल्कुल ये चीज़ नहीं होता। तो आपको टाइमली यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो इसे आपको हिसाब से कंपनी ये सही है, आपको होल्ड करो, और आपने जिस प्राइस से बाई किया हुआ है तो भी बेचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और प्रॉफिट है तो भी होल्ड करना है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरबीएल बैंक के बारे में। और जो 2.5% का जो गेन हुआ ये तो होना ही था, और मैंने शुरू से कहा है कि यहाँ पे 200 तक जाएगा, और ये आपको जाते हुए ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी आरबीएल बैंक जो है अपने यहाँ पे बैड लोन को कम कर रही है। अब जान रहे हो कि यहाँ पे बैड लोन क्या होता है, जिसे हम सब बोलते हैं एनपीए, यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त जो है ना भरा, तो यहाँ पे बैंक को क्या लगेगा कि इसका पैसा जो रिटर्न मिलना बहुत ही कम चांस हो जाएगा, तो वो फिर आपको इस लोन को डाल देगी बैड लोन में, यानी कि एनपीए में। और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का, ठीक है, एनपीए जो है आपको यहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग या आपका फाइनेंशियल जो भी बोल दो, ठीक है, 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो फिर वही डर हो जाता है, और उसी के कारण यहाँ पे आज जो आप देख रहे हो कि यस बैंक जो आपका इस कारागार में है अभी तक, इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उस बैंक ने क्या किया कि जो कंपनी डूब रही थी उसी को यहाँ पे वो बैंक लोन दे रहा था ज़्यादा ब्याज के कारण, और उसका ये हालत आपको देखने को मिला है। लोग यदि पहले समझते कि हाँ यहाँ पे एनपीए लगातार ख़राब हो रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता ही नहीं। तो इसलिए जब बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल जो सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको एनपीए में ज़रूर फोकस आपको रखना है कि क्या उसका बैड लोन तो यहाँ पर लगातार तो नहीं बढ़ रहा। और आरबीएल का जो यहाँ पे मेन जो गिरने का कारण भी आपका एनपीए ही था, क्योंकि एक बार यहाँ पे लगभग 4.5% से ज़्यादा भी आपको एनपीए चला गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो धीरे धीरे कंपनी कंट्रोल कर रही है बैंक, और 3% से भी नीचे यहाँ पे आंकड़ा आ चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ये सही है, आरबीएल बैंक, ठीक है, बैंक सही है, कंपनी भी सही है, बस आपको पेशेंस रखना है, और यहाँ पे खुद आपको उसका ऑटोमेटिक गेन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ पे आपका एनपीए लगातार चेक करना है। जब भी यहाँ पे क्वार्टर में आएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे एनपीए में फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनपीए लगातार बढ़ता रहा तो यहाँ पे आप जो वेट करते रहो, पेशेंस दिखाते रहो, बिल्कुल ये नहीं करना। बस यहाँ पे टाइमली अपडेट रहो, खुद यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है, नहीं करना है। लेकिन ओवरऑल अभी एनपीए में कंपनी आपको ध्यान दे रही है, तो इस बेसिस पे आपको होल्ड करना चाहिए, और 200 टारगेट जरूर ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, पेशेंस रखो। बाकी आगे जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। होप इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।